अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम होंगे जिनकी हुकूमत मुसलसल 5वां बजट पेश करेगी और 5 जून को पेश किया जाने वाला बजट इस हुकूमत का तीसरा बजट होगा, जिसकी तैयारियां अब हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। इस बजट को लेकर IMF के तखमीने के मुताबिक ग्रोथ 3.5 से 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.5% की सतह तक जा सकती है। जबकि अगले माली साल में 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के अलावा टैक्स वसूलियों का हदफ 15,200 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने का तखमीना भी लगाया गया है। लेकिन अहम बात यह कि हुकूमत रवां माली साल में 13,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम रही। रवां साल के पहले 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 868 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस माली साल के इख्तिताम तक हुकूमत को टैक्स वसूली के हदफ पे तकरीबन 1,000 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस नाकामी के बावजूद हुकूमत अगले माली साल में 15,200 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स हदफ मुकर्रर करने जा रही है। और इस गैर मामूली टैक्स टारगेट के हसूल को यकीनी बनाने के लिए जराये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से GST को 18% की मौजूदा शरह से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से द न्यूज में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF का मौक़िफ़ है कि सिर्फ 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया जा सकता है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। खबर के मुताबिक IMF ने यह भी तजवीज़ किया है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% रियायती GST खत्म करके 18% किया जाए, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1% से बढ़ाकर 18% और सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% किया जाए। IMF ने ताजरों के लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम की भी हिमायत की है, जिसके तहत 20 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले रिटेलर्स 25,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा पिछले 2 माह के दौरान बजट से पहले सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम में तब्दीली के लिए नए NFC फॉर्मूले और आईनी तरमीम की क्यासराइयाँ की जा रही थी। लेकिन अब यह तय है कि बजट से पहले तो NFC फॉर्मूला तब्दील नहीं हो सकता, ना ही वसाइल की तकसीम पर कोई आईनी तरमीम आ सकती है। इसलिए देखना होगा कि इस बजट में सूबे क्या रजाकाराना तौर पर दिफाई बजट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा सूद की अदायगी का बोझ शेयर करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। इन तजावीज़ पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने, और इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान के साबिक स्टेट मिनिस्टर अशफाक तोला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ताह साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। हम आने वाले बजट पे बात करेंगे क्योंकि कुछ नंबर्स, कुछ IMF प्रोजेक्शंस हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, शहबाज शरीफ साहब का ये मुसलसल 5वां बजट होगा। ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो मुसलसल अपना 5वां बजट पेश कर रहे होंगे और इस हुकूमत का बिलखसूस ये तीसरा बजट होगा। क्या आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बाद हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे जिसके बाद दोबारा पाकिस्तान को IMF में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या वही सिम्ट वही डायरेक्शन आपको नजर आ रही है मईशत की? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि जिससे हम IMF से अपनी जान छुड़वाने, और कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं है। तो ये नहीं है आपके ये तनकीद नहीं कर सकते कि रिफॉर्म ठीक नहीं किया या अधूरा किया। इन्होंने तो रिफॉर्म किया ही नहीं है। जो बड़ा बड़ा रिफॉर्म था NFC अवार्ड को ठीक करने का, वो ये नहीं कर पाए। जो नेशनल फाइनेंस पैक्ट IMF ने कहा था जिसके तहत ज़रूरी टैक्स लगाना था और बिस्क वगैरह सूबों के हवाले करने थे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, जिन लोगों को 2 पेंशनें मिल रही हैं उसको 1 कर देंगे, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पेंशन मिल रही है तो वो रोक देंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था हम हुकूमत की साइज़ को छोटा करेंगे, राइट साइज़ करेंगे, कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे सूबों की जानिब, वो नहीं कर पाए। जो लोकल गवर्नमेंट्स की इन्होंने बात की थी वो नहीं कर पाए। बिजली के बिल जो हैं पाकिस्तान में, या बिजली की नरखें जो हैं पाकिस्तान में, वो पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, हम पल्ला ममालिक से ज़्यादा हैं। टैक्स रेट्स हमारे हम सब खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। गैस के रेट सबसे ज़्यादा हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 3,000 अरब रुपए से तो सिर्फ गैस का तजावुज़ कर चुका है। अभी जो 1,200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो कम किया है बिजली में, वो उसके ऊपर भी 3 रुपये 23 पैसे मेरे और आपके और अशफाक साहब के बिलों में डाल रहे हैं। तो कोई रिफॉर्म तो किया नहीं है। इसीलिए हम लोग 4 साल से गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में आज 29.7% हमारे भाई बहन जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी कि उनकी आमदन जो है माना 8,500 रुपये से भी कम है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 साल में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी शायद 50 साल से कम है। और
1950 के बाद से 50 और 53 के बाद से ये सबसे बुरा टाइम है माशी तरक्की का, कि जहां पर हम माशी तरक्की नहीं कर पाए। और जो 2014 में पाकिस्तानियों की घरेलू औसतन आमदन थी, उससे आमदन आज कम है। तो कोई कोई ऐसी शहबाज शरीफ साहब ने हुक्मरानी में ऐसी कोई काम नहीं किया कि जिससे हम कह सकें कि माशी तरक्की की। हाँ, स्टेबलाइजेशन एक नहीं 2 मरतबा कर चुके हैं, मगर उसको भी 3 साल हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसका काम मतलब किया ये है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के अगले साल जब आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा तो पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं होगा कि हाँ ये आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम था और आंदा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं आपको लग रहा कि ये होने जा रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगले साल जब अक्टूबर में आईएमएफ का ये प्रोग्राम खत्म होगा, अक्टूबर से शायद दिसंबर तक खत्म हो जाए, तो उसके बाद कुछ अरसे तक जो हुकूमत जो है वो आईएमएफ में नहीं जाएगी। वो अपने अखराजात तो कम नहीं करेगी, लेकिन कुछ टैक्स में रिलीफ दे देगी, थोड़ा सा मनी सप्लाई बढ़ा देगी, खसारे बढ़ा देगी, और फौरन इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन के बाद जो अगली हुकूमत आएगी, तो सबसे पहला जो काम होगा उस हुकूमत का, उस वजीर खजाना का, वो बेचारे का आईएमएफ जाना होगा और फिर वापस आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू करना होगा। ऐसा कोई भी। ठीक, अशफाक साहब आपकी क्या राय है? क्योंकि 5वां बजट है, शहबाज शरीफ साहब का इस हुकूमत का 3रा बजट है, और कहा जाता है कि जब हुकूमतों ने बड़े फैसले करने होते हैं पहले 1-2 साल में कर लें, उसके बाद फायर फाइटिंग ही कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो सिमत नजर आ रही है जिसमें दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं होगी? क्या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो गए हैं जिसके दावे इस हुकूमत ने किए थे, और काफी सारे जो दावे हैं वो अभी गिनवा भी दिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने, क्या कहेंगे आप? मिफ्ता साहब ने जो लिस्ट गिनवाई है उसमें हम सबका कसूर है, मेरा भी है, मुफ्ता भाई का भी है, राज साहब का भी है, औरंगजेब का भी है, हम सबका है। और मसला ये है कि हम ये रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते। हमने अपनी टैक्स रिफॉर्म्स की, हमें नहीं करनी चाहिए। हम आईएमएफ के साथ जाते हैं, टेक्निकल सर्विस का प्रोग्राम लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, वो रिफॉर्म आप नहीं करते। आप फिस्कल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म कुछ भी आप नहीं करना चाह रहे। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाह रहे हैं? 23 प्रोग्राम आप आईएमएफ पे ले चुके हैं, आपको कोई अफाका नहीं है। फिर भी आप अगर कहते हैं आईएमएफ पे जाओ, आपके पास अपनी रेसिपी है। अब देखिए, दुनिया की वाइड कंट्री थी, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे थे कि जिसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई था, आपका इन्फ्लेशन 4% था शहजाद, और आपका पॉलिसी रेट था 11%। तो मीनिंग दैट आप दुनिया की वाइड कंट्री थे जिसने 7% का रियल इंटरेस्ट रेट रखा। तो आप 7% का मतलब है 3500 अरब का आप डेट सर्विसिंग दे रहे हैं, और फिर आप चीखते हैं कि जी हमारे खर्चे ज्यादा होंगे। जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपनी करेंसी को नहीं संभाल सकते, आप अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं संभाल सकते, आप इंपोर्ट करते रहेंगे, आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ करते रहेंगे। ये हमारे वो आईएमएफ की रेसिपीज होती है कि जी डॉलर होते नहीं है, वो कहते हैं इंपोर्ट खोल दीजिए, आप अपनी टैरिफ को रेशनलाइज कर दीजिए। कैसे कर दो? आपको जब तक वहां से छुटकारा आप नहीं लेंगे, 250 का डॉलर है, 280 में आपको बेचना पड़ता है। मतलब क्या है जी, आईएमएफ का प्रोग्राम। अशफाक साहब, आप अक्सर ये बात करते हैं नॉन आईएमएफ सिनेरियो की, और आपने अभी जो रिसेंट अपना एक प्रपोजल दिया है, बजट प्रपोजल, उसमें भी आप ये बात कर रहे हैं 250 तक का डॉलर होना चाहिए। लेकिन हमें तो हमेशा हुकूमत से पता चलता है और नंबर्स भी बताते हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए हमें खास तौर पे आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब वॉच डॉग होता है, आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, तो हमारे दोस्त ममालिक भी हमें पैसा देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। अदरवाइज तो हमारे रिजर्व्स इतने बचेंगे ही नहीं, डिप्लीट हो जाएंगे और हम फिर डिफॉल्ट सिनेरियो में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि आज भी आईएमएफ से जान छुड़ा के पाकिस्तान की मईशत सर्वाइव कर सकती है, बल्कि ग्रो कर सकती है? देखिए, मैंने आपको 2 मॉडल बना के दिए। मैं ये नहीं कहता आई एम नॉट शूटिंग इन द डार्क। ये मेरा, आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं शहजाद, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि मेरे नाम पे भी डिस्क्रेडिट है। पूरा हमने मॉडल बना के दिया है। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना, 27 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने 3 सालों में इस मार्केट से निकाले हैं, परचेज किए हैं, ये कन्फेस किया है गवर्नर साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी को। तो डॉलर कहाँ से आया? सिर्फ आईएमएफ से आए थे क्या? 27 बिलियन डॉलर हमने अपनी मार्केट से लिए। आप मुझे ये 250 का डॉलर ही वैल्यूएशन है, ये रील को मैं नहीं देखता। आप दुनिया के, मैं चले कहता हूँ, गोल्डमैन सैक्स कहती है 223, ऑप्टिमस कहती है 243, ब्लूमबर्ग को रिवर्क करो तो 240, तो सब तो झूठे नहीं हो सकते ना। आप ये 7% का रियल इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, उससे आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। आप एफडीआर की नाकामियां हैं छुपाने के लिए सब पे टैक्स डाल दिए, सैलरी पे टैक्स डाल दिया आपने, पेट्रोलियम लेवी डाल दी। साहब, आप कह रहे हैं कि 2027 के कुछ अरसे बाद तक तो हम नहीं रहेंगे आईएमएफ में, लेकिन फिर जाना पड़ेगा। अशफाक साहब समझते हैं आज भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें आईएमएफ की, अगर हम अपनी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। आपको लगता है कि इट्स डूएबल राइट नाउ?
देखिए अभी मतलब 27 तक तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है ना। अभी जो आपने सऊदी अरब से भी लोन लिए हुए थे पुराने, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लोन जो है वो आईएमएफ में रहेंगे तो मिलेगा। इस तरह वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो वफाक को और सूबों को 3-3.5 बिलियन डॉलर्स का लोन देता है, और इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी जो लोन देता है वो भी सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हो। आईएमएफ के प्रोग्राम में आप इसलिए जाते हैं कि आप मुल्क को सही चला नहीं सकते। की बात दुरुस्त है कि अगर आप मुल्क को सही चला लेंगे तो आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने फैसले जिम्मेदारी से खुद कर सकते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है किसी जाने की। लेकिन आप तो ये नहीं कर पा रहे ना। आप तो देखिए ना, आपने आज जो है वो आईएमएफ आपसे कहता है कि खसारा जो है वो 7,000 अरब से ज्यादा ना रखो मिसाल के तौर पर, लेकिन आप हर साल टैक्स बढ़ाते हैं। आपने एनएफसी अवार्ड को रिफॉर्म नहीं किया, इतना सबको पता है। पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, एनएफसी रिफॉर्म टैक्स नहीं करे हुए, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स ले रहे हैं। आज जो 10 रुपए का अगर खसारा हो तो वफाक को 10 का नहीं 25 अरब रुपए का 25 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। पहले 15 को सूबे देता है, 15 सूबे को देने पड़ते हैं। आप वो भी रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको तो आईएमएफ नहीं कहता है कि आप 2-2 लोगों को पेंशन दें। आपको तो आईएमएफ ने नहीं कहा कि आप राइट साइजिंग ना करें। आईएमएफ ने तो मना नहीं किया कि आप एग्रीकल्चर टैक्स ना लें। आईएमएफ ने तो मना नहीं किया कि आप कॉर्पोरेट टैक्स ना लें। तो आप कम से कम अगर खुद अपने फैसले कर लें और बेहतर फैसले कर लें तो फिर आपको क्या जरूरत है। स्पेसिफिक्स पे बात करना चाहूंगा। एक तो ये अशफाक साहब के हम 13,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट इस साल भी नहीं कलेक्ट करेंगे, तकरीबन 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अगले साल का टारगेट 15,200 अरब रुपए फिर कैसे अचीव करेंगे? अब तो ये बात सामने आ रही है कि आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि जीएसटी जो है वो अशियाओं पे 18 से बढ़ाकर 19% करें, तब जाके 250 से 300 अरब रुपए और इकट्ठा करेंगे। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत यहां पे घुटने टेक देगी? जीएसटी बढ़ाने का मतलब तो यही है कि जो टैक्स पेयर है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स आप मजीद बोझ बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, या कोई और तरीका है टैक्स कलेक्शन का? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, पूरी रिफॉर्म रिपोर्ट पड़ी हुई है। 2.5 ट्रिलियन के टैक्सेस इसमें बिना है, आराम से आप निकाल सकते हैं ये टैक्सेस। इसका साथ में बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। आईएमएफ की कभी ये चीज तो नहीं कही है कि डबल पेंशन ना दो, एनएफसी के ना ठीक करो। तो हमेशा कहते हैं, मतलब उस चीज की हमेशा जोर दे रहे हैं कि 250 के डॉलर को 280 पे रखो। आपका इंटरेस्ट रेट 7% का रियल इंटरेस्ट, यही तो मेन अखराजात है आपको सर। 3,500 से 4,000 अरब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आईएमएफ की फरमाइश होती है। तो सर आप आप अपना ग्रोथ को कंप्रेस करके इकोनॉमी को नहीं चला। अब जरा स्पेसिफिक्स में आ जाइए कि हम वापस जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल के, मतलब उन्हीं से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है एफबीआर के पास टैक्स इकट्ठा करने का? अभी जितने प्रपोजल हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दीगर, नहीं बढ़ेगा जीएसटी। और ये जो सुपर टैक्स खत्म करने के मुतालबात हैं कि ये खत्म करें, कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज करें, ये भी आपको लगता है कि नहीं शुरू हो जाएगा? मतलब ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल होगा। अच्छा, ग्रेजुअल होगा। अभी ऐसे अपराइट आप समझ रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया है। तो अब इनके पास वैलिडिटी तो है, लीगल वैलिडिटी है, लीगल कवर है। व्हाट दे विल डू, दे विल उसको पेपर रिफॉर्म करेंगे और इसी तरीके से सैलरी को भी कुछ ना कुछ मतलब हमें लग रहा है। तो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, 15,200 अरब रुपए का टारगेट भी इसी तरह अचीव करने की कोशिश की जाएगी कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनको उनके ऊपर मजीद बोझ डालो? क्योंकि हर दफा हुकूमत कहती है कि हम टैक्स नेट ब्रॉड बेस करेंगे, क्लीशे टर्म बन गया, होता तो कभी नहीं है ये। देखिए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 13,000 का जो 900 का टारगेट था वो भी 13,000 बड़ी मुश्किल से होंगे। तो अगले साल आप 15,000 कर रहे हैं, आप 15% से ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि ना आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा और इकोनॉमी माशी ग्रोथ तो है ही नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 15,000 का टारगेट मीट कर सकेंगे। 2,000 अरब रुपए या 1,700 अरब रुपए, इसके अलावा पीडीएल भी है जो भी ज़ाहिर है हमारा टैक्स है जी, जिसके अंदर भी 17% इजाफा किया। इसका मतलब है कि आज जो 120 रुपए पेट्रोल पे दे रहा है उसको अगले साल एवरेज पे 130-135 देने पड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि हुकूमत जो है ना उसका सिर्फ ध्यान जो है ना वो टैक्स रेट्स पे है। हुकूमत का ध्यान जो है ना थोड़ा सा अखराजात कम करने के ऊपर होगा। ये मैं आपकी बात से ये इसको दोहराऊंगा कि इन्होंने आईएमएफ ने इनसे कहा है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ, लेकिन वो आपने एक आइन के अंदर फजूल कदगन रखी है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम को वफाक टैक्स नहीं ले सकती और सूबे लेते नहीं है, 2 साल से एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो क्या कबात है कि एग्रीकल्चर से टैक्स लेना शुरू करते हैं? आप छोटे एग्रीकल्चरिस्ट से ना लें 10-12 एकड़ वालों से, लेकिन इनके पास 1000 एकड़ की अराजी है उनसे तो आप टैक्स ले सकते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं। लोगों के पास 5-5 हज़ार गाय की मिल्क फार्म है, आप उनसे भी टैक्स नहीं ले सकते। इसी तरह फिर आप जो है वो दुकानदारों से टैक्स नहीं ले सकते। आप मतलब आप सोचिए कि कितनी नाइंसाफ़ी है कि एक मोटरसाइकिल वाला जो कि
रोज सुबह पेट्रोल भरवाता है 400 रुपए का 1 लीटर, उससे आप 150 रुपया रोज का टैक्स ले लेते हैं। लेकिन एक करोड़ों के दुकानदार से आप जो है वो 5,000 रुपए या 3,000 रुपए महीने का टैक्स नहीं ले सकते। सो द थिंग इज कि हम हर चीज में आईएमएफ को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये हमारी अपनी गलतियां हैं। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा है कि आप इतने अखराजात करें, आईएमएफ ने तो आपको नहीं कहा है कि आप अखराजात बढ़ाएं। आईएमएफ ने कहा था आपको कि एनएफसी अवार्ड के अंदर 62% पैसे जो है वो सूबे एक तो को ये बात हो गई ना हमारे सामने कि एनएफसी अवार्ड तो नहीं आ सकता बजट से पहले, ना 18वीं तरमीम में जो तब्दीलियां थी वो होंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वॉलंटरली सूबे इस बजट में अपना कुछ हिस्सा वफाक के जिम्मे करेंगे, चाहे वो बीआईएसपी के थ्रू हो, डिफेंस बजट के थ्रू हो, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसके थ्रू? आपको लग रहा है कि कुछ तब्दील होगा, कोई स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, वॉलंटरली आ जाए, वन टाइम आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कोई तरमीम तो नहीं आ सकती, तो इस बजट में आप देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? देखिए, हमसे मतलब मुल्क से दोस्ती की और मुल्क से प्यार की बड़ी भाषण दिए जाते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कोई सूबा अपना 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सूबे जो कि 17,000 अरब रुपए का इस साल डेफिसिट सरप्लस करेंगे, वो भी अपना 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो तरीक़ेकार है उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। वही सूबे जो एनएफसी को समझते हैं कि वो सेक्रेड है, वो पीएफसी करने के लिए तैयार नहीं है। सो ये तो जाहिर है कि एक सियासत है, इजारादारियाँ अपनी की गई हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप आइए तो देखिए, वफाक के अंदर ऐसी बात नहीं कि अखराजात कम नहीं हो सकते। वफाक में अखराजात कम हो सकते हैं। पीएचडीपी जो है उसका 8,000 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड है। आप फिर इसके बावजूद भी नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं। भाई क्यों कर रहे हो नए प्रोजेक्ट शुरू? अभी हमने कुछ जैसे बात कर रहे हैं कि वो वफाक ने 57 अरब डॉलर का 57 बिलियन का नया पावर के मंसूबे बनाए हुए हैं कि हम और पावर लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पावर आपसे बिक नहीं रहा है। आपकी पावर के जो 1700 अरब रुपए आप दे रहे हैं उसने कमर तोड़ी हुई है आपकी वफाक की और कंज्यूमर्स की, जो कि पावर नहीं खरीद सकते इतना महंगा, और आप मजीद पावर लगा रहे हैं, तो गलती पे गलती कर रहे हैं। तो मुझे जो है ना, जब तक कि शहबाज शरीफ साहब नहीं ये बात समझेंगे और नहीं ये बात ठान लेंगे कि मुझे मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है, 4 साल से लोग गरीब हो रहे हैं और मुझे अब हुकूमत के अखराजात कम करने हैं, एसओईज के लॉसेस खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना है और अब तेजी से काम करना है। अनलेस ये नहीं करेंगे तो ये बाकी जो करना है ना, कि ये मतलब फजूल मीटिंगें करनी है, इससे कोई फायदा नहीं होता। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती हैं। आपने एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टुडे हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तानीज आर गेटिंग पुअर। पाकिस्तान की इनकम कम हो रही है। ये बात याद रखिए कि 2014 के मुकाबले में आज हम गरीब हैं और दुनिया आगे निकल रही है। तो अशफाक साहब, आपको लग रहा है कि सूबे को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे? क्या इस हुकूमती सतह पे कोई इस पर कोई कंसेंसस हुआ है अब तक? आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हुई है, मगर हमने एक मॉडल बजट अपना दिया है जिसमें हमने डिफेंस को कंसीडर किया और टैक्स रिफॉर्म को कंसीडर किया है। तो सूबों को थोड़ी सी एज पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर डिफेंस को आप डिविजिबल पूल से माइनस करके फिर डिवाइड कर दो, तो मेरा ख्याल है यहाँ कुछ मेरा ख्याल में लचक आ सकती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन तो यू ऑल नो कि बोथ द बॉर्डर्स यू आर वेरी मच टेंस, तो हमें ये तो करना पड़ेगा। और इसका मतलब तो ये अशफाक साहब के 2,500 अरब रुपए हम पहले माइनस करेंगे और फिर बाकी जो है हिस्सा डिविजिबल पूल में जाएगा, तो इससे तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा सूबों को। नहीं देखिए ना, इसका 50% ही पड़ेगा ना जी, 2,500 का तो 1,800 पड़ेगा ना। तो अगर एक सूबे को अगर 800-900 पड़ता है बड़े सूबे को, और छोटों को 200-300 पड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी सरप्लस ही इतने। तो आप देखिए कहीं ना कहीं तो आपको लचक दिखानी में भी वन ऑफ एज ए कंसेशन आप रख लेंगे जी, ठीक है हम एक मरतबा ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऑब्वियसली आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, आईएमएफ से छुटकारा लें, डेट सर्विसिंग में बचाएं, एसओईज के लॉसेस में बचाएं। एसओईज के लॉसेस आप देखिए कितने, ये डबल पेंशन वाली मुफ्ता साहब की बात है। आप सीरियसली रिलीजियसली एनएफसी अवार्ड पे बैठे और वहां बैठ के आपको रोकने पे हो गए। ऐसा नहीं चलेगा पाकिस्तान जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे। आप 22 प्रोग्राम में 23 प्रोग्राम में कुछ नहीं कर सके, आप फिर अगेन वही यू आर डांसिंग टू द ओल्ड ट्यून। नहीं हो सकता ये। अब मेरा ख्याल है हमें वी हैव टू से गुड बाय टू आईएमएफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रोग्राम में देखते हैं और मौज़ूआत पे बात करेंगे। वेलकम बैक। सोमालिया में बहरी कज़ाकों की जानिब से 10 पाकिस्तानियों को यरगमाल बने हुए 41 रोज गुजर गए हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक यरगमालियों की रिहाई के लिए कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है, जिसके बायस मुतासर फैमिलीज मुसलसल कर्ब का शिकार हैं और वफाकी हुकूमत से अपने प्यारों की रिहाई की अपील कर रहे हैं। मुतासर फैमिलीज का कहना है कि हुकूमत या जहाज के मालिक की जानिब से अभी तक अमले की रिहाई के लिए कोई अमली इकदाम नहीं लिया गया है। मुतासर फैमिलीज का कहना है कि बहरी कज़ाक पाकिस्तान की हुकूमत से बात करने पर बज़िद है
और उनकी जानिब से $30 लाख के तावान का मुतालबा भी किया जा रहा है। 21 अप्रैल को सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर को अगवा किया था, जिसमें सवार 17 रुकनी अमले में 10 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और इस वाक़े के बाद हमने भी रवां माह के आगाज में यह मामला उठाया था और हुकूमत से फौरी एक्शन लेने की अपील की थी, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सोमाली कज़ाक हुकूमत से नहीं, सिर्फ जहाज के मालिक से बात करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्रावी ने 14 मई को हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा था कि हमें यह बताया गया है कि तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक फराम की जा रही है। यह भी बताया गया था कि यह कज़ाक हुकूमत से नहीं बल्कि मग़वियों के जहाज के मालिक से बात करते हैं। जबकि आज जियो न्यूज़ के साफ़ी एजाज सैयद की खबर के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि सोमाली हुकूमत ऑयल टैंकर के मालिक के जरिए बहरी कज़ाकों से बातचीत कर रही है। सोमालिया ने पाकिस्तान को बहरी कज़ाकों से बात करके पाकिस्तानियों की रिहाई का यकीन भी दिलाया है। सोमालिया की हुकूमत ने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है, मगर अभी तक कज़ाकों से होने वाली बातचीत बेनतीजा है। हमने इस मामले पर बात करने के लिए वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। जो 10 पाकिस्तानी इस वक्त यरगमाल बने हैं, उनमें से एक यासिर खान है और उनकी अहलिया महविश यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महविश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि 10 पाकिस्तानी जिनको यरगमाल बना हुआ है, उनमें आपके शौहर यासिर भी हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका आखिरी रब्ता उनसे कब हुआ था और किस हाल में है यासिर और जो बाकी पाकिस्तानी है वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा उनसे रब्ता हुआ था ईद वाले दिन। तो उन्होंने हमें यही बताया था कि उनका टर्बो इंजन जो है वो खराब हो चुका है और जो पानी की जिससे ये आरओ प्लांट था इनका, वो भी खराब हो चुका है और टैंक जो है वो इनकी संग आलूद हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। और आप लोग को पता है कि प्रोविजन तो वहाँ पर जा नहीं रहा है, तो इनके पास खाना भी खत्म हो चुका है। वो चावल ही हैं जो बॉईल करके इनको दिए जाते हैं, तो ये खा लेते हैं थोड़े थोड़े। तो 41 दिन से जो है खुराक वगैरह उनको ठीक नहीं मिल रही है, क्योंकि जब पाकिस्तानी हुकूमत का रब्ता हुआ था एक इनडायरेक्ट, तो ये बताया गया था कि जो पाकिस्तानी उनको खुराक मिल रही है, लेकिन आप बता रही हैं सिर्फ चावल बॉईल करके वो खा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। जी, उन्होंने हमें ईद के दिन यही बताया है कि उनके पास प्रोविजन नहीं पहुंच रहा है और खाना खत्म हो चुका था। अब पायरेट्स का जो खाना है, जो बॉइल्ड चावल वो लोग खाते हैं, वो वही उन्हें भी खिलाते हैं। सही। और ये बात आपकी यासिर से मुसलसल हो रही है या बहुत ज़्यादा गैप्स के बाद? 41 दिन में कितनी मरतबा बात कर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी जब 40 दिन, आज 41 डेज हो गए हैं, इतने दिनों में हमारी सिर्फ 4 बार बात हुई है, वो भी एक दफा 3 मिनट की हुई थी और सबसे ज्यादा जो लंबी बात हुई है वो 6.5 मिनट की हुई है हमारी। सही है। तो यासिर बता रहे हैं कि इस वक्त मामला क्या चल रहा है, क्योंकि जो पायरेट्स वगैरह वहाँ पर हैं, जो कज़ाक, क्या वो बताते हैं कि सोमाली हुकूमत से राब्ते में है, पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते में है, शिप के मालिक से राब्ते में? कोई इस तरह की बात, कोई उम्मीद उनकी तरफ से क्या आपको बताया गया है? नहीं, या मुझे तो यही बताया है कि कोई भी इस वक्त राब्ते में नहीं है, नेगोशिएशन कोई भी नहीं चल रही है और उनको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में कि क्या हो रहा है, क्योंकि जहाज पे उन्हें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और आप तक कोई बात पहुंची कि मुतालबा क्या है इन कज़ाकों का, जो यरगमाल बनाए हुए हैं, उसकी हुकूमत से या शिप के मालिक से? जी, हमारा एक ग्रुप उन्होंने बनाया है, पाकिस्तानी क्रू का, पायरेट्स ने, जिसपे उन्होंने अपनी डिमांड बताई थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि $3 मिलियन जो है उन्होंने अपनी डिमांड रखी है। सही। और पाकिस्तानी हुकूमत में कोई आपसे राब्ते में है? हमारे मैरीटाइम के वजीर हो या फॉरेन ऑफिस से कोई राब्ते में हम नहीं है? शिपिंग ऑफिस गए थे, शिपिंग ऑफिस में हमें सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दिखा दिए थे, बाकी उन्होंने हमें कोई भी ऐसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया या हमें कोई भी ऐसी तसल्ली नहीं दी कि जिससे हम मुतमईन होकर आते। हमने उनसे कहा भी कि हमें कोई आप ऐसा बंदा अपॉइंट कर दें जो हमें एटलीस्ट अपडेट करता रहे, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम कंपनी को बता देंगे, वो आपको अपडेट दे देगी। ये किसने कहा था? ये सारी बातचीत जो आप कह रही, डॉक्यूमेंट्स दिखाए और सिर्फ इतनी तसल्ली दी, किसने की थी आपसे बात? किस महकमे ने? शिपिंग ऑफिस गए थे हम लोग, तो वहाँ पर आसिफ हारून साहब थे डायरेक्टर, उनसे बात हुई थी। सही। और इसके अलावा वजारत खारजा, फॉरेन ऑफिस से किसी किस्म का राब्ता आप लोगों ने करने की कोशिश की? वहाँ से कोई आप या उनकी तरफ से राब्ता हुआ है? किसी ने नहीं किया? नहीं, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। और शिप के मालिक से भी कोई राब्ता नहीं आप लोगों का? नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं है। हमें बस कंपनी जो है वो 2 हफ्ते में एक बार या कभी अगर होता है तो वो हमें अपडेट दे देती है। और जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू राब्ता होता है आपका? एजेंट्स के साथ राब्ता है जो शिप पे भेजते हैं? जी जी, एग्जैक्टली। सही।
तो ये बड़ी वैसे सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमने इसी माह इस हवाले से शो किया भी था और हमने अपील की थी कि फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान सोमालिया की हुकूमत से बात करे और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि 10 पाकिस्तानियों का ये मामला है। लेकिन आप कह रही हैं कि कोई कांटेक्ट ना बहरी अमूर की तरफ से आपको हुआ है। वजीर जो हैं, हमने भी रब्ता करने की कोशिश की, हमसे रब्ता नहीं हुआ। जुनैद अनवर साहब का फॉरेन ऑफिस पहले ही कह चुका है कि वो उनको खुराक मिल रही है और कोशिश सोमाली हुकूमत कर रही है, लेकिन आपको इन कोशिशों के हवाले से कुछ नहीं पता। ना सोमाली हुकूमत की जानिब से कोई इनडायरेक्टली आप तक मैसेज आया, ना पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। नहीं, हमें किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। सही। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ कहना चाहेंगी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, डेप्यूटी वजीर आजम हमारे फॉरेन ऑफिस, वजीर खारजा भी हैं इसहाक डार साहब, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी शुरू से लेके अभी तक इन्हीं लोगों से अपील है और अभी भी मैं अपील कर रही हूँ कि खुदारा हमारे लिए कुछ करें, हमारे लोगों को वापस लेकर आए। हम बहुत परेशान हैं, हम सिवाय आप लोगों से अपील के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि प्लीज जल्द से जल्द हमारे लोगों को वापस ले आएं, हम बहुत परेशान हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया महविश यासिर। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो हुकाम तक पहुँचे। हमने इस पर पहले भी बात की थी, एक बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि जो कज़ाक हैं उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, किस हाल में रखा हुआ है ये उनकी अहलिया ने, यासिर की अहलिया ने आपको बताया। लेकिन अपील हमारी भी यही है, चाहे वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब हो, कि इस मामले को ज़रा संजीदगी से लिया जाए और जो भी फॉरेन ऑफिस कर सकता है या जो वजारत बहरी उमूर है वो कर सकती है वो करे, क्योंकि इस वक्त फैमिली जो है वो किसी से राब्ते में नहीं है। जो भी डिमांड्स हैं ये सोमाली हुकूमत ने पूरी करनी है या ओनर्स ने पूरी करनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी करनी है, लेकिन इस मैटर को जो है अर्जेंटली टेकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले 3 साल से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, लेकिन इस वक्त जो मामला है, जो चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, वो बदल चुका है और अब वो ये चैलेंज है कि इमरान खान तक रसाई कैसे होगी। अगर इमरान खान की बीमारी की खबर आती है तभी इमरान खान तक रसाई होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के लिए और फैमिली के लिए नामुमकिन हो चुका है। और ऐसे में जरूरत तो इस बात की है कि वो मुत्तहिद होकर अपोजिशन को भी इकट्ठा करें और हुकूमत को टफ टाइम दें। लेकिन इस वक्त इतलात और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केपी चैप्टर है उसके अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 27 ऐसे MPs हैं जिनकी सपोर्ट चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब खो बैठे हैं। और आज ये भी हमने देखा कि बहस सोहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी और साबिक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप, PTI के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हुई है। ये क्या मामला है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर इत्तलात शफी जान ने। शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शफी जान साहब, होना तो ये चाहिए कि पार्टी मुत्तहिद हो ताकि कोई आप हिकमत अमली बना सके कि इमरान खान तक रसाई कैसे होगी, उनसे होगी, उनको बाहर कैसे लाना है। लेकिन इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि पार्टी ग्रुप्स पर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ताने दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर जवाब दे रहे हैं। ये क्या मामला है? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आपने 27 लोगों की बात की तो कुछ जराए 50 लोग बता रहे हैं और कुछ जराए 20 लोग बता रहे हैं। इन तमाम दावों की मैं तरदीद करता हूं। अफरीदी साहब को कम्प्लीटली एतमाद हासिल है तमाम MPs का, क्योंकि अफरीदी साहब नामजद करदा वजीर आला इमरान खान साहब के हैं। अगर आप 27 लोगों को कोट कर रहे हैं तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सुबह से कि कोई 2 नाम बता दें। आप जो 2 नाम लेंगे वो 10 मिनट के आगे तरदीद कर देंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का ही चलता है और जो भी इमरान खान साहब के लाइन से इधर उधर होगा वो अपनी सियासत खत्म कर देगा, जिसकी जिंदा मिसाल महमूद खान है, परवेज खटक है। तो इस वक्त कंप्लीटली एतमाद हासिल है तमाम MPs का अफरीदी साहब को। ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम लोग उनके लीडरशिप के अंदर मुत्तहिद है, तमाम लोग एक पेज पे है। अभी हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग भी स्टार्ट होनी है तो ये तमाम तर कयास आराइयां जो है ये दम तोड़ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो आपको यकीन है, क्योंकि मैंने जो कहा और हमने ये देखा है कि मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं कि सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसमें जो बात हुई उसमें सोहेल आफरीदी की तरफ से ये कहा गया कि पार्टी के अंदर एक जर्नल ने 27 MPs को साथ होने का दावा किया है। तो आप कह रहे हैं कि वो 27 जो है लोग वो आपके साथ हैं, वो उस अंदरूनी जर्नल के खिलाफ नहीं हो रही। जर्नल कौन है, किसको कह रहे थे सोहेल आफरीदी साहब? अंदरूनी जर्नल जो है वो बाहर के जर्नलों से देखिए उन्होंने किसी को मुखातिब नहीं किया, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉग अगर बनेगा तो लोग तो सामने आएंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई 27 कोट कर रहा है, कोई 20 कोट कर रहा है, कोई 50 कोट कर रहा है और किसी के पास एक नाम नहीं है।
अगर कोई एक भी इस किस्म की हरकत करेगा तो खैबर पख्तूनख्वा की जमीन उस पर तंग कर दी जाएगी। इस सबका वोट जो है, जिसने भी वोट लिया है वो इमरान खान साहब का वोट लेके आया, किसी का कोई जाती वोट नहीं है। अगर किसी को अपने ऊपर एतबार है कि उसका जाती वोट है, वो जाके आजाद लड़े, वो 200 वोट नहीं ले पाएगा। बात बड़ी वाजे है कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, तमाम लोग आफरीदी साहब के लीडरशिप के अंदर पार्टी मुत्तहिद के है। अंदर वो से ये इमरान खान खबरें साहब क्या अली अमीन गंडापुर साहब फैला रहे हैं कि एमपीएस की सपोर्ट खो बैठे हैं सोहेल आफरीदी? क्योंकि आज जब ये व्हाट्सएप चैट हुई तो उसमें जवाब तो फिर उनको अली अमीन गंडापुर साहब ने ही दिया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आला साहब आप अपने मफरूजों वाले इल्जामात और वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका मतलब देखिए, गंडापुर अफरीदी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ। बात बड़ी वाजे है कि अफरीदी साहब कंप्लीटली वो रिलैक्स है। ये जो काले चैनल रोजाना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, और डे वन से कभी उनको स्मगलर के साथ जोड़ा जाता है, कभी दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। और अभी एक नया मफरूजा कुछ दिन से लेके 27 MPAs, 50 MPAs और 20 MPAs, एक MPA भी किसी के पास नहीं है। 92 के 92 जो हैं वो एक ही नाम पे मुत्तफिक है, वो सोहेल अफरीदी साहब का नाम है। वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद कोई भी सोहेल अफरीदी को इस मनसब से नहीं हटा सकता। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट भी मिल जाए तो भी केपी हुकूमत नहीं गिरा सकती। नहीं, मैंने तो वाजे कर दिया कि अल्लाह के बाद जो है लीडर इमरान खान साहब है, उनके पास ये अथॉरिटी है। उनके बाद दुनिया की कोई कुव्वत अफरीदी साहब को नहीं हटा सकती। तो आपको यकीन है कि आज जो आपने मीटिंग बुलाई है, पार्लिमानी मीटिंग, उसमें तमाम एमपीएस आ जाएंगे और जो बजट का मरहला फिर शुरू होगा अगले महीने, वो बजट भी पास हो जाएगा? कोई ऐसी परेशानी आप कह रहे हैं कि नहीं है तहरीक इंसाफ को? शहजाद साहब, ये जो मफरूजे हैं ये काफी टाइम से सर्कुलेट कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि 38 MPs ने कोई एफिडेविट दिया है, लेकिन MPs पे जब भी इम्तिहान आया है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे अली अमीन साहब का इलेक्शन हो या फिर सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हो, तमाम MPs मुतहद थे। सेनेट में तो सिलेक्शन हो गई थी ना, वो तो आप लोगों ने समझौता कर लिया था, तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं ना आखिरी नहीं, उसके बाद भी मशाल बीबी के इलेक्शन हुआ, उसके बाद खुर्रम ज़िशान साहब का इलेक्शन हुआ, फिर अली अमीन साहब के बाद सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ। तमाम MPs एक ही जगह पे खड़े थे और आज भी वो एक ही जगह पे खड़े हैं, और जो जगह है वो इमरान खान साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिसकी जा सके कि MP की सपोर्ट चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी को हासिल नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन हर रोज मुआहदे के करीब पहुंचने की खबरें सामने आती हैं, मगर फिर कोई ऐसा बयान या कोई खबर सामने आ जाती है जिससे मामला फिर खटाई में जाता नजर आने लगता है, जिसकी बड़ी वजह अक्सर औकात कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, जिनके बदलते बयानात, मुतालबात और मुसलसल नए शोशों ने इस पूरी जंग को रोलर कोस्टर राइड बना दिया है। और अब एक बार फिर जब ये खबरें गर्म थी कि फरीकैन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर इत्तेफाक होने वाला है, जिसके नतीजे में आबदार हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, दुनिया को सुख का सांस मिलेगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बड़ा यूटर्न सामने आ गया है। क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया था कि वो आबदार हुर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, मगर कल अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने अपने इस ऐलान से यूटर्न लेते हुए फिर ये शर्त आयद कर दी है कि आबदार हुर्मुज़ तभी खुलेगी जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे। जबकि अमेरिकी मीडिया में अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर ने सिचुएशन रूम में होने वाली अहम मीटिंग में मुजवजा मुआहदे पर कोई फैसला करने के बजाय ईरान को मजीद सख्त तजावीज़ भेज दी हैं। अमेरिकी सदर को मुफाहमत की यादाश्त के मतन में किन नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अहम खबर दी है, जिसके मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं है मुआहदे के मतन में कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन अमेरिकी हुक्काम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि सदर ट्रंप को मुजवजा मुआहदे में ईरान के मुंजमद फंड बहाल करने के हिस्से पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा अमरीकी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से ताख़ीर से जवाब देने पर भी अमरीकी सदर नाराज़ है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर की नई सख्त तजावीज़ का मकसद ईरान पर पहले भेजे गए फ्रेमवर्क को कबूल करने के लिए दबाव बढ़ाना हो सकता है। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को ट्रंप इंतजामिया के आला हुकाम ने बताया कि सिचुएशन रूम मीटिंग में अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजवजा मुआहदे में कई तरामीम करने की हिदायत की है। खबर के मुताबिक अमरीकी सदर मुआहदा करना चाहते हैं और वो ये तवक्को भी कर रहे हैं कि मुआहदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, मगर वो ईरान के जोहरी मवाद को लेकर चंद नुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए अमरीकी सदर ने अपनी टीम को मुजवजा मुआहदे के मुसवदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शिकों में तब्दीली करने का कहा है, क्योंकि मौजूदा मुआहदे में ईरान के जोहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी तो शामिल है, मगर इसके अलावा कोई वाज़ेह रियायत शामिल नहीं है।
इसके अलावा अमरीकी सदर आपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक बाज़ अल्फाज और शिकों में भी तब्दीली चाहते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन तरामीम पर ईरान की जानिब से जवाब आने में तकरीबन 3 दिन लग सकते हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के आगाज तक कोई पेशरफ्त हो जाएगी। यानी ईरान और अमरीका के मुजवजा मुआहदे में अभी तक जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर डेडलॉक बड़ी वजह बना हुआ है। जबकि आज अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि ईरान ने अमरीका को यकीन दहानी करवा दी है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मगर मैंने उनसे सवाल किया, यानी ट्रंप साहब ने उनसे सवाल किया कि जौहरी हथियार खरीद लिया तो फिर क्या होगा, जिस पर ईरान ने यकीन दिलाया कि वो ना ही जौहरी हथियार बनाएगा और ना ही खरीदेगा। ये बड़ी तब्दीली है। So what does a good deal look like for you? Well, first of all, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But we're close to a very good deal. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. So we're getting what we want slowly. सदर ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान ने अमेरिका को जौहरी हथियार से मुतल्लिक यकीन दहानी करवा दी है। सदर ट्रंप के मुताबिक जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत होगा वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दोबारा जंग होगी। जबकि यही बात अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कल सिंगापुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी कही थी। The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talked through it, countries were reassured that the American perspective accounted for that. Like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal. I know he means it when he looks in the camera in the cabinet room and said they can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals. अमरीकी इंतजामिया के इन बयानात के बाद आज ईरानी पार्लियामेंट के ऑनलाइन इजलास में स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन के अल्फाज और वादों पर कोई एतमाद नहीं। अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा जिसके ठोस और अमली नताइज ना हो। जबकि कल ईरानी वजीर खारजा ने ओमानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते में ये वाजे किया कि अमेरिका के साथ हतमी मुआहदा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब अमेरिका अपनी हद से ज्यादा मुतालबात और मुतजाद मौक़िफ़ को ख़त्म करे। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया सेटेलाइट के जायज़ों के बाद ये खबरें दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN की खबर के मुताबिक ईरान जल्द ही इसराइल और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक पर कहीं ज़्यादा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागने की पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि उसने तेज़ी से अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़खायर तक दोबारा रसाई हासिल कर ली है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल वाज़े करती है कि अमरीकी बमबारी से ईरान को होने वाला नुकसान कितना महदूद है। CNN के मुताबिक जायजा ली गई सेटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि ईरान ने बुलडोजर और डंपर ट्रकों जैसे सादा आलात इस्तेमाल करके इन महंगी फौजी कैंपेन के असरात का मुकाबला किया है। माहिरीन का कहना है कि इससे ये इशारा मिलता है कि तेहरान के मिसाइल सलाहियतों को सिर्फ सुरंगों के दाखिली रास्तों को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।